2 नवंबर। हिंदू पेज 1। केसर। केसर दुनिया का कॉस्टलीस्ट स्पाइस है। क्रोकस सैटिवस नाम के पौधे में पर्पल रंग के फ्लावर होते हैं। उन पर्पल रंग के फ्लावर में क्रिम्सन या रेड कलर के धागे निकले होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल। यही केसर है। इसको सुखा के बेचा जाता है। 90% केसर ईरान में उगता है, सिर्फ 7% इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे उगता है? कश्मीर में। कश्मीरी सैफरन को 2020 में जीआई टैग मिल गया था। लच्छा, मोंगरा, गुची क्या चीज़ें हैं? ये कश्मीरी केसर की 3 वैरायटीज़ हैं। वैसे तो केसर बहुत जगह उगाया जाता है दुनिया भर में, लेकिन कश्मीर में जो केसर उगता है, क्योंकि वो 1600 मीटर की ऊंचाई पे उगता है, उसकी अलग ही कुछ क्वालिटीज़ होती हैं और इसलिए काफ़ी महंगा बिकता है। कई लोग कश्मीरी केसर नाम से इसको बेचते हैं, लेकिन उसमें ईरान के सस्ते इंपोर्ट्स को मिक्स कर देते हैं। करेवाज, कश्मीरी में इनको वुद्र भी कहते हैं। ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज़ाफ़रान या केसर उगाया जाता है। ये बेसिकली वहाँ के कुछ प्लेटूज़ हैं, यानी कि एलिवेटेड टेबल लैंड। थोड़ा सा आसपास के इलाकों से इनका एलिवेशन थोड़ा सा ऊपर होते हैं इन इलाकों का। ये ग्लेशियल क्ले से बने थे। कश्मीर में पंपोर। पंपोर को सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं और ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में पंपोर ऑफ सैफरन भी एक है। 3 है बेसिकली गियाज में। गियाज डेजिग्नेशन एफएओ देता है 2002 से। इंडिया में 3 गियाज वाली जगह हैं। कश्मीर का पंपोर जहाँ सैफरन उगाया जाता है, उड़ीसा का कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और केरला का कुत्तानाद बिलो सी लेवल फार्मिंग। केसर के लिए सरकार ने 2 मिशन लॉन्च किए थे 2010 में। नेशनल सैफरन मिशन, इसमें सरकार ने कश्मीर में जिन जगहों पे केसर उगाया जाता है वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। 2020 में सरकार ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सैफरन बाउल प्रोजेक्ट। इसके तहत सरकार ने कहा कि सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी अब केसर उगाया जाएगा। तो उसमें अब सिक्किम के यांग में केसर उगता है एंड अब धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के और स्टेट्स में भी केसर उगने लगेगा। हिंदू पेज 12। सेना स्पेक्टेबिलिस। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का ये पेड़ है, लेकिन बाकी जगहों पे कई जगहों पे पाया जाता है ट्रॉपिकल इलाकों में, लेकिन वहाँ पे ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है। जैसे इंडिया के सदर्न रीजन में, साउथ इंडिया में कई जगहों पे ये पेड़ उग गया है, लेकिन यहाँ पे इन्वेजिव स्पीशीज़ है। आसपास के पेड़ पौधों को ये उगने में दिक्कत क्रिएट करता है, तो इसलिए जनरली सरकार कोशिश करती है कि इसको ना उगने दिया जाए, इसको काट दिया जाए। इसके येलो फ्लावर्स होते हैं, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सजावट के लिए इसको कई जगहों पे अमेरिका में उगाया जाता है। ऑब्वियसली अब पेड़ है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो सारी चीज़ें मार्क कर देना कि हाँ भी इसके सारे यूजेस होते हैं। जैसे जनरली इंडिया में हम पेपर बनाते हैं यूकलिप्टस और कैसुअरीना के पल्प से, है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि शायद हम इसके पल्प से भी पेपर बना लें। तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, सब पर टिक मार्क कर देना। कुछ इन्वेजिव स्पीशीज़ जो अक्सर अखबार में आती रहती हैं, लैंटाना कमारा, सेना स्पेक्टेबिलिस और प्रोसोपिस जूलीफ्लावर। पेज 12 पे इसी न्यूज़ आर्टिकल में मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व का जिक्र है कि यहाँ पे ये इन्वेजिव स्पीशीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो मुदुमलाई तमिलनाडु में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ से मोयर नदी बहती है। पहला एडिटोरियल, द ट्रूथ अबाउट द इंडिया स्टोरी। कोरोना कब आया था? मार्च 2020 में। तो मार्च 2020 में जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर 20, यानी कोरोना से आने से जस्ट पहले, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था सिर्फ 4.8%। ये लगातार 3 साल से गिर रहा था। फिर जब कोरोना आया तो नेगेटिव में चला गया। अब कोरोना के जाने के बाद, जब कोरोना की महामारी इतनी नहीं रही है अब, तो फिर हमारा जो जस्ट फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है मार्च 2022 में, उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 8.7% रहा, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में। लेकिन ये इतना अच्छा है नहीं ड्यू टू बेस इफ़ेक्ट। बेस इफ़ेक्ट क्या होता है कि मान लो कोई चीज़ पहले 100 की थी एंड उसमें गिरावट आई 20% की, 20% की गिरावट आ गई तो बन गई 80 रुपये की। अब उसमें फिर से इंक्रीज़ हो गया 25% का, तो वो चीज़ फिर से 100 रुपये की बन गई। तो आपको लगेगा गिरावट तो कम हुई थी और ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई। आपको गलत लग रहा है ये। एक्चुअली 100 और 80 वही फिगर्स हैं। परसेंटेज में क्यों डिफरेंस आ गया? क्योंकि यहाँ पे बेस बहुत छोटा है।
क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट -6.6% था, इसलिए हमें 8.7% की फिगर काफ़ी अच्छी लग रही है, बट ये इतनी अच्छी है नहीं। अभी भी हमारी इकॉनमी रिकवर नहीं कर पाई है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रिडिक्शन है कि इस साल हमारी ग्रोथ सिर्फ 6% रहेगी। इंडिया में इन्वेस्टमेंट रेट गिर रहा है, ये हमने 10 अक्टूबर के एडिटोरियल में भी देखा था। 2012 में इन्वेस्टमेंट रेट 40% था, जो अब गिर के सिर्फ 32% हो गया है। यानी कि कंपनीज हमारे देश में कम इन्वेस्ट कर रही हैं। अक्सर न्यूज़ में आता रहता है कि इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, खूब इन्वेस्टमेंट हो रही है। हाँ, वो कोई फेक न्यूज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ भी है, हो भी रहा है और अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब कंपनीज बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती हैं तभी तो हम लोग को नौकरियां मिलती हैं। अगर कंपनीज इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगी तो फिर जॉब क्रिएशन ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे मैंने ग्राफ दिखाया है आपको कि यहाँ पे 2012 में इट वाज हाईएस्ट अराउंड 40%, और अब लगातार गिरता गया गिरता गया गिरता गया। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर जीडीपी ग्रोथ रेट अपने आप स्लो हो जाएगी। इंडिया में जो भी ग्रोथ हो रही है, थोड़ी बहुत जो भी ग्रोथ हो रही है, वो इंक्लूसिव नहीं है। सिर्फ कुछ कंपनीज़ में अच्छी ग्रोथ हो रही है। कंपनीज़ की ग्रोथ होना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। कंपनीज़ की ग्रोथ होगी तभी वो और इन्वेस्ट करेंगी, तभी लोगों को नौकरियां मिलेंगी। प्रॉब्लम ये है कि ये ग्रोथ सिर्फ कुछ ही कंपनीज़ की हो रही है, सबकी नहीं हो पा रही। छोटी कंपनीज़ या जो लोग एमएसएमईज चलाते हैं, उनकी एक्चुअली इनकम कम हुई है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय काफ़ी हाई है, 8%, और यूथ में तो ये 28% है। यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हो रही है लेकिन किसी की बहुत ज़्यादा, किसी की बहुत कम। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें छोटे बिजनेसेस पे ध्यान देना चाहिए। जो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट होती हैं, कि जैसे मान लो इंडिया में अब हवाई जहाज़ बनेगा, इंडिया में आईफोन बनेगा, ये बिग टिकट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती हैं। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ इन बिग टिकट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमारी जीडीपी राइज नहीं कर पाएगी। अगर सच में जीडीपी को राइज करवाना है, वो भी इंक्लूसिव ग्रोथ के थ्रू, तो वो एमएसएमईज के थ्रू ही हो सकता है, छोटे बिजनेसेस पे ध्यान देके ही हो सकता है, राइट। दूसरा पॉइंट, बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करो। कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगाना हमारी मजबूरी थी, ठीक है, वो लगाया हमने, लेकिन उसके बाद इकॉनमी ठीक से रिकवर नहीं कर पाई। इकोनॉमिक हालत गरीब आदमी की इतनी बुरी है इस टाइम कि सरकार आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। सरकार की मजबूरी है, क्योंकि एक्चुअली इकोनॉमिक हालत बहुत बुरी है। तीसरा पॉइंट, स्मॉल बिजनेसेस को लॉस होता है जब सोशल डिविजन्स बढ़ते हैं। देखो, बड़ी कंपनीज तो बड़ी सी फैक्ट्री लगा के सारा काम बढ़िया से करवा लेती हैं सरकार से, लेकिन छोटे छोटे जो काम धाम होते हैं, छोटी दुकान किसी ने खोल ली, छोटा मोटा काम करता है कोई बंदा, वो बिजनेसेस तभी थ्राइव करते हैं, तभी बढ़ते हैं जब सोसाइटी में पीस हो। जिस मोहल्ले में वो बिजनेसेस या एमएसएमईज काम करती हैं, अगर उस मोहल्ले में हमेशा नफ़रत बनी रहेगी तो फिर बिजनेसेस ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, लोगों की आमदनी धीरे धीरे कम होती रहेगी। वो एक्सटर्नल रीजंस को ब्लेम करते रहेंगे, बट ये नहीं देखेंगे कि सोसाइटी में खुद नफ़रत फैली हुई है, जिसकी वजह से हमारी आमदनी कम हो रही है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल सा ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो रिसोर्सेज होने चाहिए भाई, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर उन रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। अब रिसोर्सेज तो बहुत है हमारे पास, टैलेंट भरा पड़ा इंडिया के अंदर, बस गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक हो जाए तो फिर इंडिया की ग्रोथ रेट फिर से अच्छी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट रेट फिर से अच्छा हो सकता है। दूसरा एडिटोरियल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के ऊपर है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को वाटर एक्ट 1974 के तहत बनाया गया था वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। बाद में इनकी जिम्मेदारी इंक्रीज़ करी गई, जैसे अब इनको एयर पोल्यूशन भी टैकल करना होता है, लेकिन ये बोर्ड्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उसके 3 रीज़न्स इस एडिटोरियल में दिए हुए हैं। पहला रीज़न ये है कि इन बोर्ड्स में जो लोग काम करते हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है, वो अपॉइंटमेंट ही थोड़ी ख़राब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके जो बोर्ड्स होते हैं उसमें लगभग आधे लोग तो वही हैं जो खुद पोल्यूशन करते हैं,
भाई जैसे इंडस्ट्री पोल्यूशन करती है, आपके जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी वाले लोग होते हैं ये ठीक से काम नहीं करते जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है, ठीक है ना। और यही अथॉरिटी वाले लोग इसी बोर्ड पे बैठे होते हैं, तो खुद कौन ही अपने आप को डांट लगाएगा। इट इज़ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। मान लो कोई चोर है, आपने चोर को ही कल एज अ SHO अपॉइंट कर दिया, तो क्या चोरी रुक जाएगी उस इलाके में? तो जो पोल्यूशन फैला रहा है उसी को आपने पोल्यूशन रोकने वाली बॉडी में बिठाया हुआ है। बाकी जो साइंटिस्ट, डॉक्टर, एकेडमिक्स होते हैं, ठीक है, जो साइंटिफिकली देखते हैं कि किस सिटी में क्यों पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, वो लोग इन बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन उनकी सिर्फ 7% की होती है और पोल्यूटर्स की 50%। दूसरा, लीडरशिप की कमी है। इन बोर्ड्स के जो चेयरपर्सन या सेक्रेटरी होते हैं ना, वो बहुत कम टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। कई जगहों पे तो ये देखा गया है कि 15-20 दिन के टेन्योर के बाद ही उनको फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया। एंड वो लोग फुल टाइम भी नहीं होते हैं, कहने के लिए फुल टाइम होते हैं, बट उनके पास सरकार उनको और भी काम दे देती है, कुछ एडिशनल डिपार्टमेंट्स का भी चार्ज दे देती है, इसलिए वो ठीक से अपना काम कर ही नहीं पाते। जब उनको पता है कि हम कुछ दिनों के लिए ही इस पद पे हैं, तो वो कोई नया इनिशिएटिव ले ही नहीं पाते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेम कर ही नहीं पाते हैं। एंड ये तो बात होगी लीडरशिप की, लेकिन जो नीचे का स्टाफ है उस स्टाफ में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, ऑलमोस्ट 40%। जब स्टाफ ही नहीं होगा तो आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्फोर्स किससे करवाओगे?